ध्यान दो बच्चों, आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं ड्यूअल नेचर मैटर एंड रेडिएशन के रिवीजन। तो रिवीजन में एनसीईआरटी के हिसाब से यह सब टॉपिक दिया हुआ है। इन सब टॉपिक्स का ही हम डील कर रहे हैं जो कि एनसीईआरटी में दिया हुआ है। तो इलेक्ट्रॉन इमिशन, तो देखो बच्चों, किसी भी मेटल सरफेस में इलेक्ट्रॉन होते हैं सरफेस पर, वह फ्री होते हैं, लेकिन लैटिस स्ट्रक्चर के कारण इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से यह बंधे होते हैं। अगर जितना भी एनर्जी से यह इलेक्ट्रॉन बंधा हुआ है उतना एनर्जी किसी भी माध्यम से इस इलेक्ट्रॉन को प्राप्त हो जाएगा तो वह इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा अगर वह एनर्जी वेस्ट न करे। यानी कि इलेक्ट्रॉन निकल सकता है अगर एक निश्चित अमाउंट ऑफ एनर्जी से ज्यादा एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन को मिले। उस निश्चित अमाउंट को, डिफिनिट एनर्जी को हम फाई से डिनोट करते हैं, वर्क फंक्शन कहते हैं। तो वर्क फंक्शन इज मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी नीडेड टू इजेक्ट इलेक्ट्रॉन जस्ट आउटसाइड सरफेस ऑफ मेटल। मेटल के सरफेस से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जो मिनिमम एनर्जी की आवश्यकता हमें होती है उसे हम वर्क फंक्शन कहते हैं। अब यहाँ पर अगर किसी मेटल को तुम हीट दे रहे हो तो हीट एनर्जी लेकर उसके इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हो जा रहे हैं, एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन हो जा रहे हैं। वह इलेक्ट्रॉन अगर बाहर निकल गया तो इसे थर्मल एनर्जी से इमिशन कहेंगे। इस तरह के इमिशन को थर्मोनिक इमिशन कहा जाता है। अगर मान लिया जाए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड जो प्लस से आता है माइनस की ओर जाता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई मेटल रख दो तो मेटल के सरफेस के इलेक्ट्रॉन को यह स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड खींच लेगा। इस तरह की इमिशन को फील्ड इमिशन कहते हैं। स्पार्क प्लग में ऐसा देखा जा सकता है। फिर उसके बाद आता है बच्चों कि अगर कोई मेटल सरफेस में एक कोई इलेक्ट्रॉन को, हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन को लाके टकराया गया तो बंधे हुए इलेक्ट्रॉन से टकराया और यह इलेक्ट्रॉन भी फ्री हो गया। तो इस तरह के इमिशन को सेकेंडरी इमिशन कहते हैं। इलेक्ट्रॉन लाके टकरा दो फिर इलेक्ट्रॉन निकाल दो तो उसे हम लोग सेकेंडरी इमिशन कहते हैं। किसी भी मेटल सरफेस पर डिफिनिट फ्रीक्वेंसी के एनर्जी इस पे गिरते हैं, या तो अल्ट्रा वायलेट रीजन हो सकता है या रेडिएशन हो सकता है, गिरते हैं तो इलेक्ट्रॉन निकलता है। उस इलेक्ट्रॉन का जो निकलना है उसे फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन कहते हैं और निकले हुए इलेक्ट्रॉन को फोटो इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। अगर कॉन्सेप्ट समझोगे, इफ रेडिएशन ऑफ डिफिनिट एनर्जी इंसिडेंट ऑन मेटल सरफेस देन सर्टेन मेटल सरफेस देन इलेक्ट्रॉन इजेक्ट्स ड्यू टू रेडिएशन एनर्जी से इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं। इस तरह के इमिशन को फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन कहते हैं। वर्क फंक्शन जो होता है मेटल में, प्लेटिनम का सबसे अधिक होता है, प्लेटिनम से इलेक्ट्रॉन निकालना सबसे मुश्किल काम होगा, और सीजियम का सबसे कम होता है, यानी कि सीजियम से इलेक्ट्रॉन निकालना सबसे आसान होगा। यानी कि मेटल का जो वर्क फंक्शन होता है नेचर के, मेटल और सरफेस के नेचर पर डिपेंड करता है। मेटल पर और सरफेस के नेचर और फिजिकल कंडीशन में टेम्परेचर, प्रेशर वहां पे कैसा है इस पर डिपेंड करता है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पर जो एक्सपेरिमेंटल पढ़ाई है मेरा कि एक वैक्यूम ट्यूब लिया गया, उस वैक्यूम चेंबर में एक प्लेट लिया गया जिसे निगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से जोड़ दिया गया। यहाँ पर की एमीटर लगा के यहाँ पे प्लेट को पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से इस प्लेट को जोड़ दिए, निगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से इस प्लेट को जोड़ दिए। यहाँ पे क्वार्ट्ज लगा दिए, थोड़ा ट्रांसपेरेंट कर दिए। यहाँ पे डिफिनिट फ्रीक्वेंसी के रेडिएशन इस प्लेट पर गिरता है जो एक सर्टेन मेटल जिंक सीजियम का बना हुआ होगा, तो इससे इलेक्ट्रॉन निकलेगा। उस निकले इलेक्ट्रॉन को निगेटिव प्लेट धकेलेगा, पॉजिटिव प्लेट खींचेगा, जिससे इलेक्ट्रॉन का एक कंटिन्यूअस पाथ बन जाएगा। वो इससे इलेक्ट्रॉन का पाथ से करंट डेवलप होगा, वह करंट फोटो करंट कहलाता है और उसके इफेक्ट को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहा जाता है। समझ गया बच्चों? अब कहने का मतलब है कि जितना ज्यादा इंटेंसिटी के रेडिएशन इस पर गिराओगे, जितना ज्यादा इंटेंसिटी गिराओगे
तो उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स निकलने लगेंगे। जितना इंटेंसिटी गिराओगे उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स निकलने लगेंगे। तो इंटेंसिटी बढ़ाने से नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज करता है, इसलिए फोटो करंट भी इंक्रीज करता है। यह ग्राफिकल है कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट बढ़ाने से, इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन बढ़ाने से नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इमिटेड इंक्रीज करता है, जिसके कारण फोटो करंट इंक्रीज करता है। तो इंटेंसिटी बढ़ेगा तो फोटो करंट बढ़ेगा। अब इसके बाद आया बच्चों कि इसका जो पोटेंशियल है, इसके रिस्पेक्ट में इसका जो पोटेंशियल है उसको अगर हम बढ़ाएं तो क्या इफेक्ट होगा मेरा। तो अगर पोटेंशियल बढ़ाओगे तो इलेक्ट्रॉन को तेजी से खींचे लाएगा, प्लस है वोल्टेज बढ़ाते हो तो इलेक्ट्रॉन को तेजी से खींचे लाएगा। जितना ज्यादा वोल्टेज बढ़ाओगे उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन को तेजी से खींचेगा। यानी कि वोल्टेज बढ़ाने से करंट मेरा बढ़ता है, लेकिन एक दिन जाकर करंट मेरा कांस्टेंट हो जाता है। कांस्टेंट इसलिए होता है कि यह जो वोल्टेज है वह इलेक्ट्रॉन खींचने का रिस्पॉन्सिबल नहीं है बच्चों। इलेक्ट्रॉन खींचने का रिस्पॉन्सिबल, इलेक्ट्रॉन निकालने का रिस्पॉन्सिबल नहीं है। मान लो 1 सेकंड में 20 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं और यह वोल्टेज 16 को खींच पा रहा है, तो वोल्टेज बढ़ाओगे तो 17 को, 18 को, 19 को, 20 को खींचेगा। लेकिन और बढ़ाओगे तब तो 20 खींच चुका है, तो उतना ही मैक्सिमम हो जाएगा, यानी सैचुरेशन करंट हो जाएगा। मतलब एज पोटेंशियल ऑफ कलेक्टर प्लेट एनोड पोटेंशियल इंक्रीजेज, फोटो करंट इंक्रीजेज एंड इट बिकम सैचुरेटेड आफ्टर सम टाइम। यानी कि पोटेंशियल बढ़ाने के बाद भी करंट नहीं बढ़ेगा। जब पोटेंशियल 0 होगा तो उस समय फोटो करंट का कुछ वैल्यू होगा, क्योंकि इसके रिफरेंस में अगर इसका पोटेंशियल 0 भी होगा तो कुछ इलेक्ट्रॉन अपने एनर्जी से यहाँ तक पहुंचेंगे, जिसके कारण कुछ ना कुछ करंट होगा। करंट को 0 करने के लिए मान लो यहाँ जो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे वो अलग अलग एनर्जी से निकलेंगे, क्योंकि मेटल पे जो एनर्जी पड़ेगा तो कोई यहाँ से आ रहा है, कोई यहाँ से, कोई यहाँ से, कोई ज्यादा कोलिजन करके आ रहा है, कोई ज्यादा वेस्ट एनर्जी करके आ रहा है। तो अलग अलग काइनेटिक एनर्जी से इलेक्ट्रॉन यहाँ निकलते हैं। तो उन सभी में जो सबसे अधिक एनर्जी का इलेक्ट्रॉन होगा उसको अगर रोक दोगे तो सब रुक जाएगा। तो इस पे एक निगेटिव वोल्टेज देंगे जिससे वह इलेक्ट्रॉन को उधरे धकेल के रोक दे। तो उस निगेटिव वोल्टेज को हम लोग कट ऑफ पोटेंशियल या स्टॉपिंग पोटेंशियल कहते हैं। यह पोटेंशियल और फोटो करंट के बीच का ग्राफ होता है। जैसे जैसे पोटेंशियल बढ़ाओगे फोटो करंट बढ़ेगा और फिर कुछ देर बाद कांस्टेंट हो जाएगा, सैचुरेटेड वैल्यू हो जाएगा। जब फोटो करंट 0 हो, जब पोटेंशियल 0 होता है तो फोटो करंट 0 नहीं होता है। फॉर फोटो करंट टू बी 0, नेगेटिव पोटेंशियल शुड बी अप्लाइड एट कलेक्टर प्लेट एंड दिस नेगेटिव प्लेट इज स्टॉपिंग पोटेंशियल। कट ऑफ पोटेंशियल भी इसे कहा जाता है। इंटेंसिटी बढ़ाओगे तो फोटो करंट बढ़ेगा, ज्यादा इंटेंसिटी का बढ़ाओगे तो फोटो करंट बढ़ेगा। लेकिन ज्यादा इंटेंसिटी बढ़ाने से पोटेंशियल पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि पोटेंशियल इस इलेक्ट्रॉन को रोकने के लिए इलेक्ट्रॉन के काइनेटिक एनर्जी पर डिपेंड करता है। और इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी इसके इंटेंसिटी पर डिपेंड नहीं करता है, इंटेंसिटी पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिपेंड करते हैं। कितना एनर्जी के इलेक्ट्रॉन निकल रहा है उस पर डिपेंड नहीं करता है। जितना एनर्जी का निकल रहा है उतना ही एनर्जी का निकलेगा, ज्यादा निकलने लगेगा। इसलिए काइनेटिक एनर्जी ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स डज नॉट डिपेंड अपॉन इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन। और काइनेटिक एनर्जी नहीं डिपेंड किया, इसलिए यह स्टॉपिंग पोटेंशियल भी इंटेंसिटी ऑफ लाइट पर डिपेंड नहीं करता है। यानी काइनेटिक एनर्जी ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन इंटेंसिटी पर डिपेंड नहीं करता है। इंटेंसिटी बढ़ाओगे तो काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट होगा। ठीक है। अब यहाँ पे है कि किसी भी इलेक्ट्रॉन को भी वोल्टेज से एक्सेलरेट कर दोगे तो एनर्जी होता है ईवी। ईवी नॉट मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का एनर्जी मैक्सिमम एनर्जी क्या था, के मैक्स था, और उसको काउंटर कर दिया था स्टॉपिंग पोटेंशियल के द्वारा एनर्जी। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल के द्वारा एनर्जी मिल कितना रहा है, ईवी। ईवी बराबर के मैक्स होगा। ईवी नॉट जो होगा वह के मैक्स के बराबर होगा। तो तुम इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी, इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल ऑन फोटो करंट, स्टॉपिंग पोटेंशियल, इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी बताना है। तो देखो ज्यादा फ्रीक्वेंसी का एनर्जी गिराओगे बच्चों तो ज्यादा काइनेटिक एनर्जी के इलेक्ट्रॉन यहाँ निकलेंगे। ज्यादा फ्रीक्वेंसी का एनर्जी गिराओगे तो फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से एनर्जी बढ़ता है, और एनर्जी बढ़ेगा तो ज्यादा एनर्जी गिरेगा तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेगा। तो ज्यादा एनर्जी गिरेगा तो ज्यादा काइनेटिक एनर्जी के इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। तो ज्यादा काइनेटिक एनर्जी के इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो उन्हें रोकने के लिए ज्यादा स्टॉपिंग पोटेंशियल लगाना पड़ेगा।
इसका मतलब इस तरह से बच्चों ग्राफ होता है। ध्यान दो, यहाँ पर इंटेंसिटी सेम है बट फ्रीक्वेंसी अलग अलग है, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल अलग अलग होगा। स्टॉपिंग पोटेंशियल फ्रीक्वेंसी ज्यादा बढ़ाते जाओगे तो स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ते चला जाएगा। तो यह कुछ पैटर्न है बच्चों कि फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन में क्या होता है, इंटेंसिटी लाइट का बढ़ाओगे तो फोटो करंट बढ़ेगा, पोटेंशियल बढ़ाओगे तो फोटो करंट बढ़ेगा, लेकिन कुछ देर बाद कांस्टेंट हो जाएगा। करंट जीरो करने के लिए निगेटिव वोल्टेज लगाया जाता है, उसी को स्टॉपिंग पोटेंशियल कहते हैं। और स्टॉप यहाँ पर फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे तो एनर्जी बढ़ जाएगा, इलेक्ट्रॉन ज्यादा एनर्जी से निकलेंगे, तो उसे रोकने के लिए ज्यादा स्टॉपिंग पोटेंशियल का हमें यूज करना पड़ेगा। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी इमिटेड इलेक्ट्रॉन का इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करता है, स्टॉपिंग पोटेंशियल पर डिपेंड करता है। स्टॉपिंग पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी पे डिपेंड करता है, इसलिए स्टॉपिंग पोटेंशियल इंटेंसिटी ऑफ लाइट पर डिपेंड नहीं करता है। जिस फ्रीक्वेंसी के रेडिएशन से लाइट जो होता है, जिस फ्रीक्वेंसी के रेडिएशन से जो इलेक्ट्रॉन निकल जाए, उस मिनिमम फ्रीक्वेंसी को हम लोग थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, और मिनिमम फ्रीक्वेंसी तो मैक्सिमम वेवलेंथ हुआ, तो मैक्सिमम वेवलेंथ को हम लोग क्या बोलते हैं, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ बोलते हैं। देखो बच्चों, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और वेव थ्योरी ऑफ लाइट का क्या मतलब है, इसके बात को समझो। मान लिया जाए अगर लाइट वेव होता है तो वेव की तरफ वेव फ्रंट आता है, और वेव फ्रंट अगर आता है तो सबको, वेव फ्रंट में क्या होता है, सभी एक ही फेज में वाइब्रेट करते हैं। तो बहुत सभी इलेक्ट्रॉन्स, जिसे इसको वेव फ्रंट मिलता है, तो सभी इलेक्ट्रॉन एक ही फेज में वाइब्रेट करने लगते हैं, तो सब धीरे धीरे वाइब्रेट करता है, सब निकल जाता है। बात समझो, जब लाइट वेव होता तो प्रत्येक इलेक्ट्रॉन को, मेटल सरफेस के प्रत्येक इलेक्ट्रॉन को बराबर एनर्जी मिलता है, और सब बराबर एनर्जी से बंधे होते, सब निकल जाता है। तो इसका मतलब है कि निकलता तो कोई एक फॉर्चुनेट इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब लाइट यहाँ पर वेव नेचर का शो नहीं करता है। किसी यानी कि जो एनर्जी मिलता है या किसी, लेकिन लाइट जो होता है किसी मैटर से जब इंटरेक्ट करता है तो वह वेव नेचर की तरह इंटरेक्ट ना करके एक पार्टिकल मैनर में इंटरेक्ट करता है और बंडल ऑफ एनर्जी के रूप में एनर्जी देता है, जिससे इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है। और उस बंडल ऑफ एनर्जी को ही हम फोटोन कहते हैं। उस बात का जिक्र कर रहे हैं बच्चों। फोटोन क्या है इस बात को समझो। तो देखो, व्हेन लाइट is in interaction with matter, then it is not a wave, या वेव का व्यवहार नहीं करके it behaves as a particle, फोटोन बंडल ऑफ एनर्जी के रूप में या किसी मैटर को एनर्जी देता है, और उस बंडल ऑफ एनर्जी को फोटोन कहते हैं, जिसका एनर्जी hf के बराबर या hc बाई लेमडा के बराबर होता है। h प्लैंक कांस्टेंट है और एक फ्रीक्वेंसी है। यानी कि एनर्जी जो किसी मेटल को दोगे तो वह बंडल ऑफ एनर्जी, पैकेट ऑफ एनर्जी के रूप में मिलेगा, जिसे क्वांटा और फोटोन कहते हैं। और फोटोन एनर्जी फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इसका मास अभी तक मेजर्ड नहीं किया गया है न्यूटन के मेथड से, लेकिन इसका रेस्ट मास जो होता है 0 होता है, और इसका मूविंग मास जो होता है E बराबर mc² यूज करके, यानी मास एनर्जी में कन्वर्ट करते रहता है। और इसका यह जो न्यूट्रल है, इस पे कोई चार्ज नहीं है, इसलिए यह इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में अनडेविएटेड रहता है। फोटोन के बारे में बात यह है बच्चों, या किसी भी सिस्टम पर पड़ता है, स्ट्राइक करता है, तो बंडल ऑफ एनर्जी के रूप में, इस तरह से बंडल ऑफ एनर्जी के रूप में स्ट्राइक करता है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी बढ़ाओ, जैसे जब एनर्जी बढ़ाते हो तो नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ता है, यानी कि नंबर ऑफ फोटॉन्स कंजर्व क्वांटिटी नहीं है। हर एक फोटोन का अपना एक डिफिनिट एनर्जी होता है hf, और हम मोमेंटम कैरी करता है h लेमडा। ठीक है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। हर एक फोटोन का अपना एक डिफिनिट एनर्जी होता है hf, और मोमेंटम होता है h बाई लेमडा। और फोटोन जो होता है, नंबर ऑफ फोटोन कांस्टेंट, नंबर ऑफ फोटोन कंजर्व नहीं होता है। यह बातें जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, यह स्पीड ऑफ लाइट से मूव करता है। ठीक है, फोटोन पे हो गया बच्चों बात। अब आइंस्टाइन इक्वेशन है, आइंस्टाइन इक्वेशन है कि किसी भी सिस्टम को, जब किसी भी मेटल सरफेस को जब हम एनर्जी देते हैं, तो एनर्जी जब देते हैं तो एनर्जी होता है hf, फोटोन एनर्जी होता है hf। वह एनर्जी किस चीज में यूटिलाइज होता है, तो इलेक्ट्रॉन निकालने में। इलेक्ट्रॉन निकालने वाला एनर्जी फाई कहलाता है, और बचा हुआ एनर्जी इसको के देता है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन, तो के मैक्स इसको बोलते हैं।
के मैक्स इसलिए बोले बच्चों कि जितना एनर्जी तुम दिए, मान लो कि तुम 20 जूल एनर्जी दिए और 10 जूल एनर्जी वर्क फंक्शन है, तो 10 जूल काइनेटिक एनर्जी होगा, गारंटी नहीं है, क्योंकि हो सकता है कुछ एनर्जी बर्बाद हो गया होगा, अंदर में कुछ एनर्जी बर्बाद हो गया होगा। यानी एक्चुअली यह एनर्जी कंजर्वेशन, अगर कोई एनर्जी बर्बाद ना हो तो HF बराबर होगा 5 प्लस HF बराबर होगा 5 प्लस के मैक्स। अब इस के मैक्स को हम लोग हाफ mv स्क्वायर भी लिख सकते हैं, हाफ mu स्क्वायर, जहां u जो है वह मैक्सिमम स्पीड ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन है। इससे हमें यह पता चलता है कि HF बराबर 5 प्लस EV नॉट पढ़े हो, तो EV नॉट जो आ गया HF माइनस 5 आ गया, तो V नॉट आ गया H बाई E इंटू F माइनस 5 बाई E। यानी फ्रीक्वेंसी बदलने से स्टॉपिंग पोटेंशियल बदलता है और फ्रीक्वेंसी बदलने से स्टॉपिंग पोटेंशियल बदलता है। इस तरह ग्राफ होता है, अलग अलग मेटल के लिए अलग अलग ग्राफ होगा, अलग अलग वर्क फंक्शन होगा। स्लोप जो होगा H बाई E होगा, Y बराबर mx से हम लोग कंसीडर कर लेंगे इसको, ठीक है। तो कहानी यही आइंस्टाइन इक्वेशन है बच्चों, और आइंस्टाइन इक्वेशन में बताया गया कि अगर मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इमिटेड इलेक्ट्रॉन का 0 होगा, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा सिर्फ निकलेगा 0 काइनेटिक एनर्जी से, तो उस फ्रीक्वेंसी को हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को F नॉट बोलते हैं। तो 5 बराबर हो गया HF नॉट। F नॉट मिनिमम फ्रीक्वेंसी जिसके द्वारा इलेक्ट्रॉन जस्ट निकल जाए और निकलने के बाद जो होता है वह 0 काइनेटिक एनर्जी का हो, तो 5 बराबर HF नॉट होता है। इससे कम फ्रीक्वेंसी के अगर रेडिएशन गिराओगे तो गारंटी है नहीं निकलेगा, इससे ज्यादा का गिराओगे तो निकल सकता है, ठीक है। और कोई एनर्जी वेस्ट ना हो है तो गारंटी निकलेगा, ठीक है। तो उस स्थिति को हम इसी को लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन कहते हैं। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम फ्रीक्वेंसी के अगर रेडिएशन किसी भी मेटल सरफेस पर गिरते हैं तो वह इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल पाएगा। अब आता है बच्चों वेव नेचर ऑफ मैटर। वेव नेचर ऑफ मैटर बहुत ही स्पेशल बात है। जैसे कि डी ब्रोगली है, साइंटिस्ट का नाम है डी ब्रोगली, पढ़ा जाता है डी ब्रॉय, ठीक है। डी ब्रोगली जो साइंटिस्ट हुए वह बोले कि नेचर वाज सिमेट्रिकल, नेचर है सिमेट्री। नेचर सिमेट्री होता है मैटर एनर्जी में, एनर्जी मैटर में चेंज करता है। इस आधार से हमारा मैटर और एनर्जी से मिलकर बना है यूनिवर्स, और मैटर एनर्जी बदलता है, एनर्जी मैटर में बदलता है। तो जो चीज वेव है वह पार्टिकल प्रॉपर्टी शो करता है, तो जो पार्टिकल है वो भी वेव प्रॉपर्टी शो करेगा। यानी कि लाइट जो वेव था, इंटरेक्शन, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन से हम यह जान गए थे कि लाइट वेव है, और फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन से जाने कि वह जब इंटरेक्ट करता है मैटर से तो पार्टिकल प्रॉपर्टी शो करता है। इससे यह पता चला लाइट जो वेव था वो पार्टिकल प्रॉपर्टी शो किया। तो जो हम पर्सन है, पेन है, कोई भी चीज है, इलेक्ट्रॉन है, वो सब मैटर्स हैं, पार्टिकल हैं, तो वह कभी ना कभी वेव प्रॉपर्टी शो करेगा। तो डी ब्रोगली का कहानी सिंपल था कि नेचर है सिमेट्री, देयरफॉर लाइट जो वेव था पार्टिकल प्रॉपर्टी शो किया था, तो मैटर जो कि पार्टिकल है वेव प्रॉपर्टी भी शो करेगा। तो डी ब्रोगली के थ्योरी के आधार पर बताया गया कि वेव इज एसोसिएटेड टू एवरी मूविंग पार्टिकल। प्रत्येक मूविंग पार्टिकल से तुम्हारा जुड़ा होता है वेव, और उसका वेवलेंथ जो होता है, जो वेवलेंथ होता है लेमडा, वह h बाई पी होता है, h बाई एम भी होता है। क्लियर? या बिना प्रूफ के इस स्टेटमेंट को दिए थे, बिना कोई प्रूफ, बिना कोई एक्सपेरिमेंट किया, स्टूडेंट बोल्ड स्टेटमेंट दिए थे। जब ये पीएचडी कर रहे थे तो पीएचडी में थेसिस लिखना था, यही लिख दिए थे, यही लिख दिए थे कि एवरी मूविंग पार्टिकल के साथ वेव जुड़ा होता है क्योंकि नेचर है सिमेट्री, ठीक है। तो बहुत झंझट हुआ था कि एक लाइन लिख दिए थेसिस में, जब पीएचडी के डिग्री को लेना था इनको, एक थेसिस लिख दिए इसी तरह से कि भाई वेव नेचर है सिमेट्री, इसलिए एवरी मूविंग पार्टिकल हैज वेव एसोसिएटेड। तो प्रॉब्लम यहाँ पे यह था कि उस समय तो ना प्रूफ दिए ना थ्योरी दिए, फिर भी इन्हें पीएचडी का डिग्री आइंस्टाइन के कहने पर दे दिया गया। बाद में प्रूफ किया गया, जर्मर डेविसन प्रूफ किए, जीबी थॉमसन के बेटे प्रूफ किए, जो थॉमसन मॉडल वाले थॉमसन थे उनके बेटे प्रूफ किए, तो उन सबको भी नोबेल प्राइज मिला। बहुत बड़ा बात बताए थे कि जो पार्टिकल है वह भी वेव कैरेक्टर रखता है, लेकिन हम देख क्यों नहीं पाते हैं, बड़े बड़े हम चल रहे हैं तो वेव नहीं देख पाते हैं। तो इसलिए क्योंकि वेवलेंथ इतना छोटा होता है कि ऑब्जर्वेशन में नहीं आता है। यानी कि वेवलेंथ मास जो होगा, मास जो होगा वो बहुत छोटा होगा, तब ना यहाँ पे वेवलेंथ थोड़ा बड़ा होगा। बड़ा मास रहेगा
तो वेवलेंथ क्या होगा, छोटा आ जाएगा। इतना छोटा मूविंग पार्टिकल, जैसे इसको इस मार्कर को इसे फेंक दे तो इतना छोटा वेवलेंथ होगा उसका कि हम ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे। यह बात निकाल कर देखा गया कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के वेवलेंथ जो हमारे आंख से ऑब्जर्व होता है या उससे छोटे यूवी इंफ्रारेड रेडिएशन के भी जो वेवलेंथ्स हैं उनके से भी बहुत छोटा है, उन्हें ऑब्जर्वेशन सिग्निफिकेंट ही नहीं आता है। इलेक्ट्रॉन के जो मूविंग पार्टिकल है तो उसका वेवलेंथ ऑब्जर्व किया गया और उसी को इग्नोर करने के लिए डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट किए। तो इसी में आगे बढ़ोगे बच्चों तो λ/h/p है तो p को 2m काइनेटिक एनर्जी लिख सकते हो, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी बराबर p²/2m होता है। और इसी को चार्ज अगर v वोल्टेज से मूव कराते भी फॉर्मूला लिख सकते हैं। इलेक्ट्रॉन के लिए लिखेंगे तो h/2m eV लिख देंगे, जिसका 150/v एंगस्ट्रॉम होता है। 150/v टोटल पे रूट एंगस्ट्रॉम इलेक्ट्रॉन का वेवलेंथ होता है। सब वैल्यू रख के देखा गया। ठीक है बच्चों, तो छोटा सा एक्सपेरिमेंट था, छोटा सा स्टेटमेंट था, वीडियो डिटेल जाके देख सकते हो। लेकिन इन सब बातों के साथ हम एक बात जरूर कहना चाहेंगे, बुक रीडिंग जरूर डालो, एनसीईआरटी के बुक को जरूर पढ़ो, बार बार पढ़ो। हो सकता है कि चैप्टर क्लास करने के बाद तुम्हें समझ में आए तो उसके बाद ही पढ़ो, लेकिन बुक पढ़ना जरूर आदत बनाओ। तुम्हारे अंदर एक किताब पढ़ने का, टेक्स्ट बुक पढ़ने का आदत जरूर होना चाहिए। और बेस्ट टेक्स्ट बुक +2 लेवल के बच्चा के लिए एनसीईआरटी ही होता है। पढ़ने में थोड़ा कठिन होता है लेकिन बेस्ट बुक होता है बच्चों, अगर तुम कंपटीशन निकालना चाहते हो। यह सब बुक फॉलो करो, बुक फॉलो करोगे, पढ़ोगे तो ही आगे बढ़ोगे। डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट क्या किए, यह प्रूफ किए कि फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन प्रॉपर्टी शो करता है। द डिफ्रैक्शन किसका प्रॉपर्टी है, वेव का, यानी कि मूविंग इलेक्ट्रॉन क्या है, पार्टिकल, और क्या शो किए वो, डिफ्रैक्शन। तो मूविंग इलेक्ट्रॉन वेव का व्यवहार कर दिया। ठीक है, यानी इनका बात को सही साबित किए। तो डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट में था कुछ नहीं, एक टंगस्टन फिलामेंट था, लो टेंशन बैटरी से जोड़ दिए थे, इसमें करंट जाएगा तो टंगस्टन गर्म हो जाएगा। टंगस्टन में बेरियम ऑक्साइड का कोटिंग कर दिए थे। बेरियम ऑक्साइड का वर्क फंक्शन बहुत कम होता है, तो टंगस्टन गर्म होकर बेरियम ऑक्साइड गर्म हो जाएगा और गर्म होने से उसमें से इलेक्ट्रॉन निकलने लगेगा। कौन सा इमिशन हुआ, तो थर्मोनिक इमिशन। तो वर्क फंक्शन कम होने के कारण और बेरियम ऑक्साइड न लगा के प्लेटिनम का कोटिंग कर दोगे तो थोड़ी बाबू निकल पाएगा इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए बेरियम ऑक्साइड वर्क फंक्शन कम रहेगा, तुरंत गर्म होगा, तुरंत इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा। तो यह पूरा सिस्टम इस पूरा सिस्टम इलेक्ट्रॉन छोड़े वाला बंदूक बन गया, इसलिए इसे इलेक्ट्रॉन गन कहते हैं। इस इलेक्ट्रॉन गन तो भाई छितरा जाएगा, इलेक्ट्रॉन गन, इलेक्ट्रॉन धड़साक से छितरा जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन को एक सीधा रास्ता देने के लिए कोलिमेटर लगा देते हैं, एक सिलेंडर लगा देते हैं, इसमें फाइन होल बना देते हैं दोनों साइड, और इसको पॉजिटिव से जोड़ देते हैं। पॉजिटिव से जोड़ने से क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन हेने भाग रहा था, देखा कि भाई पॉजिटिव है, तो सब इसे एक लाइन में आ गया। एक लाइन में आ गया बच्चों, पार करने लगा तो निकेल टारगेट दे दिए इसको। निकेल टारगेट से जाके टकराया, तो निकेल टारगेट से जाके टकराया बच्चों, तो निकेल क्या होता है, क्रिस्टल होता है, उसका क्रिस्टल बेस्ड होता है, अच्छा से एकदम स्पेस बना के यूनिफॉर्म स्पेस का क्रिस्टल से निकेल बना रहता है, इसलिए निकेल यूज करते हैं। बोलो क्रिस्टल का स्पेस जो होता है यूनिफॉर्म होता है, इसलिए निकेल यूज करते हैं। और यहाँ से आके टकराया तो तुमको मूवेबल कलेक्टर, जो सर्कुलर मूवेबल कलेक्टर में इसको कलेक्ट किया गया। तो कलेक्ट किया गया तो यहाँ पे वो गैल्वेनोमीटर लगा दिया गया। गैल्वेनोमीटर क्या करता है, करंट नापता है, जितना चार्ज आएगा पर सेकंड उसको नापेगा। तो इलेक्ट्रॉन आएगा तो डिफ्लेक्ट कर करके ही नापेगा। तो शुरुआत में कम वोल्टेज पे एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तो नहीं रीडिंग दे रहा था, तो 44 वोल्ट से 68 वोल्ट के बीच में एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए। तो यह तुमको क्या किया, एक सिग्निफिकेंट मेजरमेंट देना स्टार्ट किया। तो इसको इसे घूम के कलेक्ट कराए तो देखे कि कोनो एंगल पर ज्यादा कलेक्ट हो जा रहा है, कोनो एंगल पे कम कलेक्ट हो रहा है, कोनो एंगल पे ज्यादा कलेक्ट हो रहा है। इससे पता चला कि इलेक्ट्रॉन का जो इंटेंसिटी है कहीं मैक्सिमम दे रहा है, कहीं मिनिमम, कहीं मैक्सिमम, कहीं मिनिमम दे रहा है। और देखा गया कि 54 वोल्ट के 50 डिग्री डिफ्रैक्शन एंगल, 50 डिग्री एंगल पर या मैक्सिमम कलेक्शन दे रहा है, यहाँ मैक्सिमम इंटेंसिटी बना रहा है, फिर मिनिमम, फिर मैक्सिमम, इस तरह से डिफ्रैक्शन बना रहा है। डिफ्रैक्शन होता क्या है बच्चों, कि जहां पर इंटेंसिटी जो होता है कलेक्शन ऑफ वेव्स जो होते हैं वो मैक्सिमम क्रिएट करे। तो यहाँ पे एक कोई भी इलेक्ट्रॉन निकले तो देखे कोई सा ही बात था,
एक भी इलेक्ट्रॉन फेंके ना तो ऐसा ही कहीं मैक्सिमा कहीं मिनिमा, कहीं मैक्सिमा डिफ्लेक्शन है कहीं मिनिमा डिफ्लेक्शन बनाया। तो इससे यह पता चला कि इलेक्ट्रॉन का बाबू क्या है, वेव प्रॉपर्टी है। कि अगर एक ही इलेक्ट्रॉन फेंकते तो एक जगह अगर बना दिया मैक्सिमा तो बस मैक्सिमा, मिनिमा का कोई केस ही नहीं आना चाहिए था। तो यहाँ कहीं अधिक इंटेंसिटी मिला, डिफ्लेक्शन अधिक मिला, कहीं कम मिला, कहीं अधिक मिला, कहीं कम मिला, कहीं अधिक मिला। इससे यह पता चला कि इलेक्ट्रॉन मूविंग इलेक्ट्रॉन, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन के भी वेव प्रॉपर्टी होते हैं। ठीक है बच्चों, तो इन सब बातों के साथ डुअल नेचर मैटर ऑफ रेडिएशन पे इतने बस कॉन्सेप्ट, बहुत साधारण सा चैप्टर है, इतने बस कॉन्सेप्ट है। एनसीईआरटी के बोर्ड के हिसाब से 4 मार्क्स का यह चैप्टर है। 14 मार्क्स का रे और वेव होता है, 14 4 18 मार्क्स का टोटल या बोर्ड के हिसाब से सिलेबस है। लेकिन अगर हम एक बात बोल रहे हैं बच्चों, अगर तुम कॉन्सेप्ट को बढ़िया समझोगे, कंपटीशन में भी न्यूमेरिकल करा लोगे, कर लोगे, क्योंकि एक न्यूमेरिकल का जेई मेंस के न्यूमेरिकल का डुअल नेचर पे कॉन्सेप्ट दिए थे। रे ऑप्टिक्स में भी एक जेई मेंस के क्वेश्चन के वो वीडियो जो हम अपलोड किए हैं। तो मेहनत करते रहो, मिलते हैं आगे। तब तक के लिए डुअल नेचर, रे ऑप्टिक्स, वे ऑप्टिक्स को बाबू पढ़ो। अभी हम कुछ रिवीजन क्लासेज इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट बात है बच्चों रिवीजन करना। बहुत सारे बच्चे अरे पढ़ लिए ना, बाद में करेंगे, बाद में करेंगे। तो हम अपना एक जिम्मेवारी समझते हुए कि नहीं भाई हम ही को कराना है रिवीजन, हम ही को तुमको आगे ले चलना है, इसलिए हम रिवीजन वीडियोज भी अपलोड कर रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।